नमस्कार। आप जुड़ रहे हैं साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल सपाट बयानी से। आज हमारे साथ अतिथि और वक्ता विचारक के रूप में उपस्थित हैं पेशे से शिक्षक डॉक्टर मुन्ना लाल प्रसाद जी। आप कविता करने के साथ साथ अन्य अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। आपके कहानी संग्रह आदमी कभी नहीं मरता और कर्फ्यू, इन दोनों के माध्यम से सिलीगुड़ी को भी एक विशेष पहचान मिली है। इसके लिए हमारा साहित्य जगत अवश्य ही शुक्रगुजार है। तो स्वागत है सपाट बयानी में मुन्ना लाल जी। धन्यवाद। और आज हम एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। आज है विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का मौका, और ऐसे मौके पर हम विवेकानंद को याद करते हैं उनके विचारों से। तो जाहिर सी बात है कि पहली बात तो यह बताएं कि उनकी जयंती को ही हमने युवा दिवस के रूप में यदि अपनाया तो इसके पीछे कोई खास वजह रही होगी। विवेकानंद को अगर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है उनकी जयंती को, तो इसके पीछे कहानियाँ है कि एक ऐसा युवा जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था, और जो आध्यात्मिक रूप से भी अगर देखा तो राष्ट्र की सेवा को देखा। यह नहीं कि राष्ट्र से इतर होकर उसने देखा राष्ट्र का कैसे विकास हो, राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, और राष्ट्र की उन्नति का मतलब राष्ट्र के लोगों का कैसे विकास हो। इसलिए एक युवा व्यक्ति जो इस तरह का चिंतन करता हो, ऐसे व्यक्ति की जयंती अगर युवाओं को समर्पित है तो यह तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि यह युवाओं के लिए आदर्श हैं विवेकानंद जी। अब युवा के आदर्श तो आज के जो नेता वृंद हैं, चाहे आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे ऐसे लोग, तो उनको तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसमें राष्ट्र भी भरा है और अध्यात्म भी भरा है, दोनों ओर से वह समर्पित हैं युवा के लिए। जी धन्यवाद। एक बहुत ही काम की बात निकल कर आई कि युवा के रोल मॉडल आज के बाबा हों या नेता, और उसके साथ अभिनेता भी हम जोड़ लें तो नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में हम अपने निकट अतीत में जाते हैं और ऐसे व्यक्तित्व की तलाश जब करते हैं तो स्वभावतः व्यक्तित्व की आभा लिए विवेकानंद हमारे सामने उपस्थित दिखाई पड़ते हैं, जिनकी जयंती को हम युवा दिवस के रूप में आज मनाते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। और जैसा कि मुन्ना लाल जी ने किया, राष्ट्रीयता के साथ साथ आध्यात्मिकता, या यूँ कह ले राष्ट्रीय आध्यात्मिकता के जनक या प्रचारक रहे विवेकानंद जी। चिंतन होता है विवेकानंद का कोई ऐसा विचार जिसको आप रखते हुए युवा समाज को, हमारे युवा साथियों को आप कुछ कहना चाहें? युवाओं को उन्होंने कहा कि जागो, आगे बढ़ो, देश का निर्माण करो, और देश में अगर कोई विषमता है तो उसको मिटाना होगा। देश की विषमता ही देश की समस्या है, और अध्यात्म को भी उन्होंने इसी रूप में युवाओं को दिया कि अध्यात्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य अध्यात्म के लिए नहीं। कोई इस तरह से यह युवा वर्ग जो आज भटक रहा है उसके लिए तो विशेष यह चिंतन की बात है कि आज के युवा जो है वह मनुष्य नहीं बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तरह तरह के जो आज के टेक्निकल हैंड्स है उधर जा रहे हैं और स्वयं का निर्माण कर रहे हैं। यह नहीं कि समाज का निर्माण हो, दूसरे के लिए चिंतन नहीं है। अपने साथ साथ राष्ट्र का भी विकास विवेकानंद के विचारों का यदि सार तत्व है तो एक उलझन भरी स्थिति में रखना चाहूँगा कि उन्होंने जब कहा कि उठो जागो और जब तक अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर लो तब तक ठहरो नहीं। अब ऐसी दिशा में उठना
और जागना एक विशेष मायने रखता है, तो अपनी मंजिल उससे भी खास मायने रखती है। अब कोई यूट्यूबर है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है, कोई वीडियो गेम खेल रहा है, वहाँ उसकी बेटिंग लग रही है, कोई अच्छा समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो सवाल यह है कि मंजिल की बात आती है कि मंजिल जब तक प्राप्त नहीं कर लो तब तक ठहरो नहीं। तो मुन्ना जी, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, आज युवा समाज को यदि एक नज़र में लें तो उसकी मंजिल ऐसी लग रही है जिसे प्राप्त करने के लिए उसे लगातार बने रहना पड़ेगा। मतलब है कि आज की युवा जो स्थिति है उसमें उसकी कौन सी मंजिल है, उसका कौन सा लक्ष्य है जिसके पीछे वह भाग रहा है? कि आज की युवा, उनके दिमाग में भी यह डाल दी गई है बात कि आत्म विकास करो, यानी वह जो है उन लगता है कि उनकी मंजिल है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, महान, इसी तरह वह कहलाएंगे। लेकिन वास्तव में मनुष्य वह महान नहीं होता है, वह डॉक्टर होना महान नहीं है, इंजीनियर होना महान नहीं है, कोई टेक्नीशियन होना महान नहीं है। वह उसके अंदर मानवता कितनी है, वह मनुष्य है कि नहीं, आज आवश्यक है सबसे कि वह मनुष्य कितना है। और मनुष्य वही हो सकता है जिसमें संवेदना, मानवीय संवेदना हो। आज संवेदना समाप्त हो रही है और व्यक्ति की सबसे बड़ी आज की विडंबना यही है कि वह अपने विकास के में दूसरे का शोषण कर रहा है। तो मंजिल तभी स्वीकार योग्य हो पाएगी यदि उसके साथ मानवता का एक सीधा नाता हो, संवेदनशील नाता हो। मुन्ना जी का कहना बेहद ही प्रेरक अनुभव होता है। तो अब आगे चर्चा बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि आज युवा शक्ति को लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देखा जाता है और भारत में लगभग 65% युवा वर्ग है। ऐसे में यदि सत्ता पानी हो या सत्ता के विरुद्ध अभियान छेड़ना हो या किसी तरह का धार्मिक माहौल बनाना हो, चाहे हम कुछ भी करना चाहें, क्योंकि कुछ भी राजनीति से बाहर नहीं है, सब कुछ राजनीतिक होने को लाचार है। ऐसे में युवा शक्ति का क्या नहीं लगता कि राजनीति में लगना बहुत ही जरूरी है? बिल्कुल आवश्यक है। और विवेकानंद ने राजनीति प्रत्यक्ष रूप से राजनीति नहीं की, लेकिन राजनीति को एक प्रेरणा दी, और ऐसी प्रेरणा की जो स्वच्छ राजनीति हो। और युवा वर्ग में कहा कि भावनात्मक एक चिंतन होता है, उसमें भावनाएं कुट कुट भरी रहती है। भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए इसलिए कि युवा थे। युवाओं को मर मिटने की एक भावनाएं उसके अंदर निहित होती है। लेकिन युवा के साथ अभी एक दिक्कत यह है कि आज भौतिकता इतनी हावी है, आज पश्चात प्रभाव उन पर इतना हावी है कि भटक चुके हैं और युवाओं को दिशाहीन कर दिया गया है, क्योंकि यह जानता है राजनीति कि अगर युवा सही दिशा में चल देंगे तो उनका पतन हो जाएगा। इसलिए एक प्रसंग मैं जोड़ रहा हूँ। पिछले साल 12 जनवरी का यही मौका था, राष्ट्रीय युवा दिवस का। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि परिवारवाद के विरुद्ध युवा खड़े हों। तो परिवारवाद के विरुद्ध कहने का मतलब ही है कि जिस परिवारवाद से सत्ता को खतरा है उसके विरुद्ध खड़े हों। यानी कि युवा शक्ति को सत्ता के पक्ष में लाने की कोशिश रही, और सत्ता के पक्ष में लाने की कोशिश कहीं न कहीं एक बहुत ही खतरनाक राजनीतिकरण का एक संकेत मात्र है। ऐसी स्थिति में एक युवा राजनीति यदि न करे तो राष्ट्रीय धर्म का पालन नहीं कर पाता है, और यदि राष्ट्रीय सरोकार से जुड़े राजनीति में आए तो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं उन्हें निगल लेने को। इसलिए युवा कैसे, कहाँ, किस तरह से सचेत रहकर
अपने राजनीतिक सरोकार का निर्वाह करे और राष्ट्रीय धर्म का पालन करे। आज के युवा जो है, चूँकि बेरोजगारी, तरह तरह की समस्याएं उनके साथ इतनी है कि वो भटक चुके हैं अर्थ के लोभ में। वह जिधर हाँक दिया जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन उनमें चेतना आएगी और समझ जाएंगे कि हम किसी व्यक्ति के लिए समर्पित नहीं हैं, किसी खास पार्टी के लिए समर्पित नहीं है और किसी खास के कथन से प्रभावित नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक चेतना पैदा होगी कि राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र का विकास होना आवश्यक है और राष्ट्र के लिए हम राजनीति करेंगे, व्यक्ति के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं। पार्टी और व्यक्ति से उठकर जब राजनीति करने लगेंगे, उस दिन यह देश ऐसा देश नहीं रहेगा, एक बेहतर देश होगा और उनके सपनों का देश होगा, जो कि युवाओं का सपना भी छीन गया है। युवाओं के अंदर वह सपना है ही नहीं। क्या है उनके अंदर? राष्ट्र की एक कल्पना जो होनी चाहिए वह गायब कर दी गई है और इसका बहुत सारे कारण हैं। वह मीडिया का प्रभाव हो, आज के पाश्चात्य युग का जो पाश्चात्य मीडिया जो है उसका प्रभाव हो, या आज के हमारा नेतृत्व वर्ग जो लूटने में लगा है, लूटने खसोटने में देश को, और थोड़े थोड़े से के लिए उनके नौकरी के लिए कुछ लोभ देकर, कुछ पैसे देकर उनको जो दिग्भ्रमित कर रहा है, वह दिग्भ्रमित नहीं हो पाएंगे जिसमें चेतना पैदा हो जाएगी। और राजनीतिक चेतना अपने अनुभव से बताएं कि युवा वर्ग में जो चेतना जरूरी है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, वह चेतना समृद्ध होती जा रही है या और भी विघटित होती जा रही है, पतन की ओर जा रही है? नहीं, समृद्ध तो नहीं हो रही है। मैं जो समझता हूँ वह समृद्धि की ओर नहीं है, बल्कि विघटन की ओर है। मैं पहले ही इसको अपने कथन में कहा कि वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं और थोड़े थोड़े से लाभ में। आज देखिए ना, चुनाव का आधार क्या हो गया है। लक्ष्मी योजना, कौन कौन योजना, साइकिल योजना पूरे देश में, कि यह थोड़ी थोड़ी योजनाओं पर देश वहाँ चिंतन में नहीं है युवाओं के, चाहे किसी के भी, कि देश के लिए हम वोट कर रहे हैं, हम साइकिल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम थोड़े से अनुदान के लिए नहीं कर रहे हैं। और देश को तो भिखारी आज बना दिया गया है अनुदान के पीछे। राष्ट्र तो युवा वर्ग को यह सोचना पड़ेगा, वह क्षणिक लोभ से ऊपर उठकर। नहीं, एक बात यहाँ बहुत ही विवादित है, फिर भी मैं चाहूँगा उस पर बात हो, क्योंकि विवादों से भागना हमारा काम नहीं है, विवादों पर ही सपाट बयानी करना हमारा काम है। आपने कहा कि ये योजनाएं जितनी आई हैं, विशेषकर बंगाल में ही देखिए, योजनाएं तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार हर जगह से है। योजनाएं सरकार यदि ना लाए तो बिना योजना बनाए वो काम कैसे करेगा? उसकी तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तरह से, उसके तहत उन्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके लिए ऑडिट होगी, उसके ब्लूप्रिंट भेजना होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका मूल्यांकन होगा। तो जाहिर सी बात है साइकिल देना, ये सारी योजनाएं एक हैं युवा वर्ग को उसकी दिशा में समर्थ बनाने के लिए। तो हम इसे क्या प्रलोभन समझें? एक बात आती है, यदि यह प्रलोभन है तो फिर सरकार के लिए क्या और किस तरह से करने की सलाह आपकी हो सकती है, यदि यह प्रलोभन है तो? मेरे देखने से तो यह प्रलोभन ही है, क्योंकि यह युवाओं के विकास के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। और इस पैसे का उपयोग हम अनुदान के रूप में न करके इंडस्ट्रियल विकास करें, ऐसा कि जिससे उसे अनुदान न देना पड़े, उसको काम मिल जाए, रोज़गार मिले। अगर रोज़गार मिले तो वह आत्मनिर्भर हो जाएगा, और जिस दिन आत्मनिर्भर हो जाएगा, रोज़गार के सृजन होंगे तो वह उसकी चेतना विकसित होगी और सोचेगा। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपना डिसीजन ले सकता है, दूसरे पर जो निर्भर हो स्वतंत्र डिसीजन नहीं लेता है। और आज यह अनुदान ही है जो आप देखिएगा, किसी वोटर से तो 10 में से चुनकर पूछिए तो अनुदान ही उसके मुख्य बात आएगी, जो वोट देने का आधार उसका होता है। दरअसल मैं भी व्यक्तिगत रूप से जब कभी उन राजनीतिज्ञों के बीच बैठता हूँ तो बात आती है कि हम वोट मांगेंगे, सत्ता जरूरी है, लोकतांत्रिक ढांचा यदि है तो उसमें विपक्ष हमारे होते हैं, तो सत्ता में बने रहने की जद्दोजहद भी अपनी होती ही होती है। सवाल यह है कि सत्ता में फिर से बने रहने के लिए हम किस आधार पर लोगों के सामने जाएं, तो वहाँ हमें गिनवाना पड़ता है।
जैसे बच्चों के लिए, बच्चे यदि सवाल करे कुछ उम्र होने के बाद कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो हमें बताना पड़ता है कि देखो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसी योजनाएं बनाए थे, यह किए वह किए वह किए। तो सरकार भी वही काम कर रही है, सत्ता में जो है वही वही कर रही है, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो या राज्य की सत्ता। यह अलग बात है कि उन योजनाओं को कहाँ तक अमली जामा पहुंचाते हैं, कागजी है या व्यवहार में। विवाद यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन योजनाओं का होना एक सरकार, एक सत्ता संरचना में यह होना तो जरूरी है, नहीं तो फिर काम करने का ब्लूप्रिंट हम तैयार नहीं कर पाएंगे। यह अलग बात है कि काम कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना फेंका गया, कितना सचमुच में व्यावहारिक जगत में उतारा गया। तो इसलिए बहरहाल हम यह समझते हैं कि मुन्ना जी से बात करते हुए हमने यह महसूस किया कि कैसे सरकार की योजनाएं हैं और उन योजनाओं के प्रति युवा समाज का जगना, उठना और अपनी मंजिल तय करना बहुत ही जरूरी है। विवेकानंद के नज़र में सीता बनने का क्या अर्थ है सर? सीता बनो यानी वह त्याग पैदा करो अपने अंदर, समाज के लिए, परिवार के लिए। कष्ट सहते हुए भी सीता ने कभी उफ नहीं किया, तो कभी उन्होंने किसी से की शिकायत नहीं की, बल्कि निरंतर परिवार के विकास में, समाज के विकास में और राष्ट्र के विकास में अपने को समर्पित किया। तो सीता का मतलब तात्पर्य है वही कि महिलाएं जो है वह भी इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस परिवार के निर्माण के लिए वह अपने को उस तरह तपाया बनाए और समर्पित करें, तभी समाज का निर्माण होगा, क्योंकि उनमें निर्माण की क्षमता। विवेकानंद जी ने अपने समय में तो ये कहा है, लेकिन आज के समय में आपको कहाँ तक लगता है कि आज की लड़कियां सीता बनने के लिए तैयार हैं? हाँ, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज जो है निश्चित तौर पर इस भोगवादी संस्कृति में नारी को इस समाज में एक भोगवाद की दृष्टि से, भोग्या की दृष्टि से देखा जा रहा है, और इसमें नारियों को भी और आनंद आ रहा है। वह भी इसी रूप में बनने को तैयार है, लेकिन नारियों को फिर वह सीता बनना पड़ेगा। उसी तरह अपने त्याग से दिखाना पड़ेगा कि हम केवल भोग्या नहीं, हम वह हैं जो पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो उस निर्माण में अपने को समर्पित करना पड़ेगा। जनरली आज जो है इधर नहीं जा रही है, आज समझ रही है कि शारीरिक स्वतंत्रता मिल गई, मानसिक स्वतंत्रता हो या ना हो, हमें घूमने फिरने की आज़ादी मिल जाए, पढ़ने लिखने के लिए जहाँ मन में आए चले जाए, यही आज़ादी है। लेकिन पढ़ने लिखने का मतलब वही आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब है कि हम अपने को किस तरह आदर्श रूप में भी स्थापित करते हैं और एक आदर्श चरित्र भी स्थापित करते हैं जो कि समाज के हित में हो। क्योंकि हम दूसरे का अनुकरण नहीं करके हम स्वयं अनुकरणीय बन जाए। और आज की नारियां जो है, अगर कहीं माने मानसिक रोग से ग्रसित कहा जाए कि कुछ नारियां हैं, सब नहीं कहता हूँ, आज भी नारियों का योगदान समाज के विकास में है, परिवार के विकास में है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इसको गलत दिशा में ले जा रही हैं, वह गलत है। धन्यवाद। सपाट बयानी की इस छोटी सी पहल को आपने सुना और उम्मीद है कि आपके लिए भी कुछ सोचने समझने की कोई जगह बन पाई होगी। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं और अपने साथ बने हमारे चिंतक साथी डॉक्टर मुन्ना लाल प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला।